एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस में। तो जैसा कि हम अपना होम साइंस का हम चैप्टर कर रहे थे 11, ठीक है। फैशन, व्यापार और डिज़ाइन। फैशन, व्यापार और डिज़ाइन अपना चैप्टर हम कर रहे थे। तो उसका मैंने आपको पार्ट नंबर 1 जो है उसमें करा दिया था, इंट्रोडक्शन करा दिया था और काफ़ी चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी। आज हमें उसके आगे पढ़ना है। तो ये आपका पार्ट जो है 2 है, ठीक है। पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप उसे जाके एक बार चेक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आगे का चैप्टर। तो देखिए आपका अब आ गया है फैशन व्यापार की भूमिका। तो फैशन व्यापार की क्या भूमिका है, इसको हमने 4 भागों में विभाजित किया है। पहला आपका है विनिर्माण, ठीक है। दूसरा आपका है क्रय, तीसरा है संवर्धन एवं चौथा है आपका विक्रय, ठीक है। तो आपके 4 भागों में इसको हमने बांट दिया है। अब इनके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं कि विनिर्माण क्या है, क्रय क्या है, संवर्धन क्या है और विक्रय क्या है। देखते हैं, चलिए। हम्म तो सबसे पहले हमें देखना है अपना फैशन के विभिन्न पहलू, ठीक है। फैशन के विभिन्न पहलुओं में हमें 4 भागों में बांटा गया था। हमारा विनिर्माण था, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। क्रय है यानी कि बाइंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे यानी कि विनिर्माण। ये क्या है, किसी भी परिधान को बनाने में फैशन व्यापार को वस्त्र संबंधी कुछ तथ्य व प्रक्रियाओं पर ध्यान देना आवश्यक है। अब कोई भी चीज़ अगर हमें बनानी है, कोई भी हमें परिधान बनाना है, कोई भी हमें अगर कपड़ा बनाना है, तो उसके लिए हमें उसकी जो प्रक्रियाएं हैं उन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। किस तरीके से बनाना है, उसके पूरे स्टेप बाय स्टेप हमें उसको बनाना होता है, ठीक है। तो फिर इन्होंने कुछ नीचे 4-5 चीज दिए हैं, इनको पढ़ते हैं। पहला है वस्त्र की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सूझबूझ होना, यानी कि हमें वस्त्र के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी हिस्ट्री क्या है। उसकी हिस्ट्री क्या है ये हमें पता होना चाहिए वस्त्र के बारे में। उसके बाद इन्होंने दूसरा हमें दिया है वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया, किस तरीके से हमें अपना जो कपड़ा है, वस्त्र है, वो बनाना है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। एंड तीसरा आपका स्टेप क्या है, शैली उत्पादन का सर्वश्रेष्ठ तरीका, किस तरीके से हम उसको बना सकते हैं, उसका सबसे बेहतरीन तरीका हमारे पास होना चाहिए। एंड आपका फोर्थ क्या है, आपका फोर्थ है मूल्य व लक्षित बाजार, यानी कि आपको उसको कहाँ पर बेचना है, क्या चीज़ ट्रेंडिंग में है, कब चल रही है, ये सारी चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। तो आपकी ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है। इनको आप अपने आंसर में भी लिख सकते हैं अगर आपसे विनिर्माण के बारे में पूछा जाता है तो। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि फैशन व्यापार के कितने तरीके हैं, कितनी भूमिका है, ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है तो आप इन चारों को बताएंगे और उनके बाद उनके अंदर का भी बताएंगे। यानी कि पहले आप ऐसे विनिर्माण करके डालेंगे और फिर ऐसे बिंदु करके, डॉट करके, और फिर अपना आगे का जो भी आपका है, आप चाहे इसे बनाकर लिखिए, चाहे आपने अगर इसे याद कर रखा है तो आप याद करके लिखिए, लेकिन आपको इसके अंदर का लिखना होगा 1-2 लाइन, ज़्यादा नहीं, 1-2 लाइन लिखनी है। चलिए उसके बाद बात करते हैं क्रय के बारे में, यानी कि हमारा बाइंग। तो देखते हैं इनके बारे में भी क्या है। बहुत इजी चैप्टर है आपका। अगर आपने चैप्टर नंबर 10 अच्छे से कर रखा है तो आपको इसे करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम बात करते हैं अपने क्रय के बारे में। हमारा क्रय आखिरकार क्या है, यानी कि बाइंग। बाइंग मीन्स खरीदना, ठीक है। तो क्या है आपका फैशन व्यापार, फैशन की सामग्री अपनी दुकान में रखने के लिए खरीदता है। उसे लक्षित बाजार की जानकारी होनी चाहिए। अब भाई जो भी अगर दुकानदार फैशन व्यापार का कोई भी सामग्री अगर अपनी दुकान पे रख रहा है तो उसे लक्षित बाजार की जानकारी होनी बहुत आवश्यक है कि उसे अपनी चीज़ कैसे बेचनी है, क्या चीज़ उसकी ट्रेंडिंग में चल रही है, ठीक है। इन सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, तभी उसका जो सामान है वो कोई खरीदेगा, तभी वो उसको बेच सकता है। दूसरा आपका इसमें पॉइंट है क्या है, उसे फैशन की प्रवृत्ति व पूर्व अनुमान लगाने
में निपुण होना चाहिए जिससे वह ठीक खरीदारी कर सके अथवा सामान का ऑर्डर दे सके। अब उसको फैशन की प्रवृत्ति के बारे में पता होना चाहिए और साथ ही साथ उसको पूर्व अनुमान भी लगाना आना चाहिए कि किस तरीके से वो अपनी जो सामग्री है उसे खरीद सकता है या फिर कोई भी ऑर्डर जो है वो दे सकता है, बेच सकता है। इन सारी चीज़ों की जानकारी उसे होनी चाहिए। उसके बाद अब हम अपना नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, संवर्धन मीन्स प्रमोटिंग। प्रमोटिंग यानी कि हम किसी भी चीज़ को प्रमोट करते हैं, उससे रिलेटेड है। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहला आपका फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, क्या दे रखा है, जब एक फैशन व्यापारी डिज़ाइनर के लिए एक कार्य करता है तब उसे उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि वह डिज़ाइनर के उत्पादन को उन दुकानों तक पहुंचाए जहां उसका अधिक विक्रय हो। अब जैसा कि यहाँ पे मैं बताया है कि अगर एक फैशन व्यापारी डिज़ाइनर है तो उसको इन सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। उसके साथ उसे ये भी पता होना चाहिए कि वो कहाँ तक अपने माल को बेच सकता है, कहाँ तक वो उसे पहुँचाए कि उसकी बिक्री जो है वो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, अधिक बिक्री हो उसकी। उसके बाद फिर इनका सेकंड टॉपिक आपका क्या है, पॉइंट सॉरी, इसके लिए उसमें संरचनात्मक व्यापारिक कौशल एवं उत्पादन कौशल का ज्ञान होना आवश्यक है। अब अगर उसे ये ऊपर वाला जो पॉइंट है यानी कि उसके अंदर ये चीज़ है, ये कौशल अगर उसके अंदर है तो उसका सेकंड काम क्या है कि उसके अंदर संरचनात्मक व्यापारिक कौशल जो है वो होना अति आवश्यक है, ठीक है, उसकी जानकारी उसके अंदर होनी ही चाहिए। अब थर्ड जो आपका पॉइंट है उसे देखते हैं, और अगर अच्छी लग रही हो वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम अपना थर्ड पॉइंट देखते हैं। उसके बाद आपको एक छोटा सा काम करना है, कमेंट करके बताना है कि आपके यूनिट टेस्ट जो हैं उनकी डेट शीट बता दीजिएगा आप मुझे कमेंट करके कि कब से है और कब से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो तो स्कूल वाइज होता है, अपने अपने स्कूल जिस तरीके से लेते हैं, ठीक है। अब वैसे तो आपको पता चल चुका होगा कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो 26 अप्रैल से होंगे, 26 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम। सीबीएसई ने ये दिया था हमें इन्फॉर्मेशन और मैंने आप सभी को दी थी। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके चेक कर सकते हैं अपना क्रोम पे, या फिर मैंने वीडियो बना रखी है उसे देख लीजिए, ठीक है। तो क्या है, डिज़ाइनर के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए फैशन व्यापारी फैशन प्रदर्शनियों में भाग लेता है और उत्पादन के लिए लक्षित बाजार ढूंढता है। अब भाई डिज़ाइन जो है हमारा, उसको और ज़्यादा उसका उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो हमारा फैशन व्यापारी है वो क्या करेगा, वो प्रदर्शनियों में भाग लेगा, यानी कि जो भी छोटे मोटे प्रोग्राम्स होते हैं उनमें शामिल होगा और साथ ही साथ लक्षित बाजार को ढूंढेगा, ठीक है। यहाँ से बात क्लियर है। प्रमोटिंग क्या है, संवर्धन क्या है, उसके मीन्स जो हमारा मटेरियल है उसको प्रमोट करना, उसकी बिक्री करवाना, इनका जो मेन उद्देश्य है वो रहता है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे सेलिंग यानी कि विक्रय। सेलिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो आपका फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, फैशन व्यापारी दुकानों को फैशन की वस्तुएं बेचने के लिए उत्तरदायी होता है और दुकानें वह माल ग्राहक को बेचती है। अब यहाँ पे बहुत सिंपल बताया कि जो हमारा फैशन व्यापारी है वो क्या करता है, वो दुकानों को फैशन की वस्तुएं बेचता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा दुकानदार होता है वो हमारे ग्राहकों को वो माल बेचता है, ठीक है। यहाँ से बहुत क्लियर है कि पहले जो हमारा फैशन व्यापारी है वो देगा दुकानदार को अपना सामान, अपना माल, और उसके बाद जो हमारा दुकानदार है वो ग्राहकों को देगा जो मटेरियल उनको चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है आपका, इसके लिए बाजार की प्रवृत्ति का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अब ये ऊपर वाला पॉइंट अगर हमें करना है, फैशन व्यापारी को अगर दुकानदार को सामान देना है, दुकानदार को अगर ग्राहकों को सामान देना है, तो उसके लिए उसके पास बाजारों की प्रवृत्ति का ज्ञान होना अति आवश्यक है, ताकि वह पूर्ण अनुमान कर उत्पादन की अनुशंसा कर सके, ठीक है। अब वो क्या, ये जो उसके पास स्किल है ये क्यों होनी चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, वो सिफारिश लगा सके, यानी कि वो उस जो माल है, मटेरियल है, उसको बेच सके। अब आप देख रहे हैं ना, एक से रिलेट होके चल रहा है, सीधे तो ग्राहकों के पास नहीं पहुंचता, पहले फैशन व्यापारी देता है, फिर उसके बाद हमारा दुकानदार देता है, फिर ग्राहकों के पास जो है वो मटेरियल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा स्टेप वाइज चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि सीधे दुकानदार के पास आ रहा है, नहीं ना। उसके बाद फिर उन्होंने बताया है एक खुदरा दुकान में कार्य करने वाले व्यापारी, एक मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं,
व्यापारी पर फैशन की वस्तुओं की दुकान स्टोर में सजावट की जिम्मेदारी होती है। अब देखिए, अगर हमें अपना जो माल है, अपना जो मटेरियल है, उसे बेचना है दुकानदार को, तो उसको कुछ अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। यानी कि अगर वो अपनी दुकान को अच्छे से सजाता है, फॉर एग्जांपल कोई भी फेस्टिवल आ रहा है, अगर आप दिवाली को लेकर चलते हैं, तो जब हमारी दिवाली जो है आती है दिवाली, तो उस पर क्या है, जो हमारे दुकानदार होते हैं, हमारे शॉपकीपर्स होते हैं, वो बहुत अच्छे से अपनी दुकान को सजाते हैं, बहुत लाइटिंग लगा लेते हैं और काफ़ी सुंदर लगती है, आकर्षक लगती है। मन करता है कि उसके पास जाएं क्योंकि उसके पास सामान मिलेगा। लेकिन एक दुकान है एक तरफ जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है देखने में, ना ही उसने कोई भी डेकोरेशन की है, तो क्या होगा, मन उसकी तरफ जाने का करेगा ही नहीं। हम सोचेंगे कि जब उसने बाहर से कुछ अच्छे से सजाया नहीं है तो अंदर उसका क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए तो हमारी सजावट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। अब उसके बाद हम बात करते हैं अपने आगे। आगे हमारा आ गया है फैशन उद्योग। तो फैशन उद्योग हमारा भाई, इसके बारे में बात करनी है हमें। फैशन उद्योग में व्यापार का स्तर, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। क्या है, देखिए, हाँ जी, तो हमें पढ़ना था अपना फैशन उद्योग में व्यापार के स्तर। तो सबसे पहले आपका आता है खुदरा संगठन। तो इसमें क्या है, बहुत मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमें समझ में नहीं आएगा, बहुत इजी है। क्या है, देखिए, सबसे पहले है हमारा, यह एक विशेष प्रबंधन क्रिया है जिसमें फैशन, या फिर उसको उत्पादन भी बोलते हैं, ठीक है, फैशन को हम उत्पादन भी बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि जिसमें जो उत्पाद है उसको फैशन डिजाइनर क्या करेगा, शोरूम में या फिर खुदरा दुकानों तक पहुंचाएगा, ठीक है। पहले जो फैशन डिजाइनर है हमारा, जो फैशन डिजाइनर है वो क्या करेगा, वो हमारे उत्पाद को शोरूम तक पहुंचाएगा। किस तक पहुंचाएगा, शोरूम तक। और उसके बाद क्या होगा, चाहे तो वो शोरूम तक पहुंचाएगा, चाहे फिर छोटी मोटी दुकानों यानी कि स्टोर तक पहुंचाएगा। और उसके बाद हमारा होगा कि जो हमारे दुकानदार हैं वो ग्राहकों तक पहुंचाएंगे। मीन्स जहाँ पर हमें अपनी चीज़ को बेचना है वहाँ तक वो एग्जैक्टली आ जाती है। तो कोई ऐसा डिफिकल्टी नहीं है इसमें, ठीक है। आई थिंक अभी आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, दोबारा से एक बार देखते हैं। यह एक विशेष प्रबंधन प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है आपका, जिसमें जो फैशन है यानी कि जो उत्पाद है उसको फैशन डिजाइनर क्या करेगा, पहले शोरूम तक पहुंचाएगा या फिर कोई भी स्टोर तक पहुंचाएगा। और उसके बाद जो हमारे स्टोर में जो दुकानदार हैं वो उस माल को ग्राहकों तक पहुंचा देंगे, ठीक है। यहाँ से बात क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमारा आ गया है, इसमें उचित नियोजन द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो अब इसमें क्या किया जाता है भाई, उचित नियोजन के द्वारा कुछ सुनिश्चित जो है वो किया जाता है। तो इसमें हमें तीन चीजें बता रखी है, हमें सबसे पहले इन तीनों को क्या है, पढ़ना है। इन तीनों को हमें सबसे पहले पढ़ना है। फर्स्ट है हमारा, विक्रय के लिए माल का पर्याप्त प्रावधान हो। यानी कि हमें अगर माल को बेचना है तो उसके लिए हमारे पास एक पर्याप्त प्रावधान होना आवश्यक है। दूसरा है आपके पास माल की बिक्री मूल्य उपभोक्ता की पहुंच में हो। यानी कि जो भी आपने अपना जो रेट रखा है मटेरियल का, वो उपभोक्ता की पहुंच में हो। ये नहीं हो कि मान लीजिए, अब अगर आप एक, मान लीजिए अगर आप एक कुर्ती जो है उसको बेच रहे हैं, ठीक है, तो उसका प्राइस आपने कितना रखा, उसका प्राइस आपने रख दिया मान लीजिए 2000 आपने उसका प्राइस जो है वो रख दिया। तो इससे क्या होगा, लेकिन वो कुर्ती इतनी भी अच्छी नहीं है। मीन्स वो कुर्ती ऐसी है कि वो 500 में मिल सकती है लेकिन आप बेच रहे हैं उसे 2000 में। तो क्या हर एक व्यक्ति उसको खरीदना पसंद करेगा, नहीं। जब वो कुर्ती हमें कहीं और से 500 में मिल जाएगी, ठीक है, और आपकी दुकान पे वो आपको 2000 की दे रहे हैं, तो क्या आप वहां से खरीदेंगे, नहीं ना। इसका मतलब है कि हमें जो भी हमारे पास मटेरियल है उसकी जो कीमत है वो उपभोक्ता की पहुंच में हो। यानी कि जो उपभोक्ता खरीदने वाला ग्राहक है वो उसे आसानी से खरीद सके। हर ग्राहक, चाहे वो गरीब है, अमीर है, मिडिल क्लास है, जो भी है वो उसे खरीद सके, ठीक है।
तो यहाँ से सेकंड पॉइंट भी आपका क्लियर है। उसके बाद है खुदरा संगठन को उचित लाभ भी हो। अब इसमें खुदरा संगठन जो है हमारा, उसको भी अच्छे से जो लाभ है, उचित लाभ जो है वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अपना क्रय एजेंसियों के बारे में। हमारी क्रय एजेंसी व्यापार है, ठीक है, बाइंग एजेंसी जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ठीक है, तो अब इसके बाद हमें पढ़ना है अपना क्रय एजेंसी के बारे में, ठीक है। क्रय एजेंसी, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए क्या है, यह एजेंसी फैशन उत्पाद के क्रय के लिए परामर्शदाता का कार्य करती है। यानी कि यहाँ से अगर आप इजी वे में समझें तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी कपड़ा डिज़ाइन करना है तो उसमें आपको सलाह लेनी पड़ेगी कि किस तरीके से करें, उसका मोल भाव कैसा रखें, यानी कि उसका रेट कैसा रखें कि वो सब लोग जो है उसको खरीद सकें, ठीक है। और ऐसा कंफर्ट बनाए उसका कि हर बंदा उसको खरीद सके। फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग जो हैं कट स्लीव्स नहीं पहनते हैं, काफ़ी लोग पहनते हैं, ठीक है। तो उसके साथ क्या होता है, अगर आप बाहर से कोई भी कुर्ती खरीदते हैं अपने पहनने के लिए, तो उसमें आपको अगर कट स्लीव मिल रही है तो ज़्यादातर के साथ आपको उसमें बाजू जो है वो देखने को मिलती है, अलग से दी हुई होती हैं कि अगर चाहें तो आप उसको स्टिच करके जुड़वा सकते हैं, और अगर नहीं चाहते हैं तो आप ऐसे ही पहन लीजिए। तो ये भी क्या है, ये सलाह लेकर ही तो किया जाता है सारा काम कि किस तरीके से हमें मोल भाव करना है। तो जो हमारी क्रय एजेंसी है वो एक तरीके से हमारे यहाँ पे परामर्शदाता यानी कि सलाहकार का जो कार्य है वो करती है, ठीक है। जिससे कि क्या होता है, जो एजेंसी है इसके माध्यम से बेचना व खरीदना लाभदायक हो जाता है, क्योंकि इसमें समय और लागत की जो बचत है वो होती है, यानी कि इसमें टाइम कम लगता है और अच्छी बचत हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। काफ़ी लोग इसको खरीदना पसंद करेंगे अगर हमारा जो मटेरियल है वो अच्छा होगा तो, लेकिन अगर हमारा मटेरियल अच्छा नहीं है तो कौन इसको खरीदना पसंद करेगा, कोई भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आपका यहाँ पर क्रय एजेंटों का उत्तरदायित्व। तो क्रय एजेंटा क्या है हमारा, इसका उत्तरदायित्व क्या होता है। क्रय एजेंटों का उत्तरदायित्व, सबसे पहली बात विक्रेताओं की पहचान करना कि किस तरीके से आप अपना सामान जो है वो बेच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा इसमें पॉइंट दे रखा है मूल्य का मोल भाव करना, कि आपने कितना रेट रखा है, उसके बाद उसका मोल भाव करना कि भाई कितना जो आपका प्राइस है वो हर बंदा खरीद सकता है या नहीं, ठीक है। मिडिल क्लास हो, गरीब हो या फिर बहुत अमीर हो, तो तीनों के लिए ही वो बिल्कुल सही रहे। ऐसा नहीं हो कि अमीर ही खरीद सकता है, मिडिल क्लास और लोअर क्लास नहीं खरीदे, तो फिर इससे हमारा जो मटेरियल है वो ज़्यादा फेमस नहीं हो पाएगा, ना ही हमें इसमें ज़्यादा बचत देखने को मिलेगी। उसके बाद इन्होंने फिर बताया है तीसरा हमारा पॉइंट, उत्पाद बनते समय व लादन पूर्व गुणवत्ता की जांच, यानी कि जब उत्पाद हमारा बन रहा है और बनकर तैयार हो गया है, उसमें फिनिशिंग रहनी बाकी है, तो उस टाइम पे उस उत्पादन की जांच करनी अति आवश्यक होती है कि कैसा हमारा जो मटेरियल है वो बनकर निकला है एग्जैक्टली। तो इसकी जांच परख करनी बहुत आवश्यक है। उसके बाद फिर हम अब पढ़ेंगे अपना थर्ड पॉइंट यहाँ पे, निर्यात उद्यम में व्यापार गतिविधियाँ, ठीक है। तो निर्यात जो उद्यम है उसमें व्यापार गतिविधियाँ कैसी होती हैं। निर्यात उद्यम में दो प्रकार की व्यापार जो प्रक्रियाएं हैं वो होती हैं, कितने प्रकार की, दो प्रकार की, ठीक है। पहला आपका है क्रय व्यापारी, दूसरा आपका है उत्पादक व्यापारी। तो सबसे पहले बात करेंगे क्रय व्यापारी के बारे में, फिर बात करते हैं हम अपना उत्पादन के बारे में, उत्पादन व्यापारी के बारे में। तो सबसे पहले देखिए आपका क्रय व्यापारी आ गया है, क्या है अब ये क्रय व्यापारी, इसके बारे में समझते हैं। आपका क्रय व्यापारी है, फर्स्ट पॉइंट है आपका, यह खरीदार और उत्पादक के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है, यानी कि जो हमारा खरीदार है और जो हमारा उत्पादक है, यानी कि जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है, उसके बीच में ये मध्यस्थता का काम जो है वो करता है, ठीक है। उसके बीच में जो तालमेल बिठाने का काम क्रय व्यापारी करता है। उसके बाद सेकंड है इसका पॉइंट क्या है, सुनिश्चित करते हैं कि उत्पाद खरीदार की आवश्यकता अनुसार विकसित हो, यानी कि ये सुनिश्चित करना कि जो हमारा खरीदार है उसकी आवश्यकता के अनुसार ही हमारा जो उत्पाद है वो हो, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे उत्पादक व्यापारी के बारे में। क्या है उत्पादक व्यापारी, फर्स्ट है इसका पॉइंट, यह उत्पादक और खरीदार व्यापारी के बीच मध्यस्थ का काम करता है। देखिए पहले आपका क्रय व्यापारी था जिसमें क्या था कि जो खरीदार है और जो उत्पादक है,
खरीदार पहले, उत्पादक बाद में। ठीक है, क्या था, खरीदार हमारा यहाँ पे था पहले, उत्पादक था हमारा बाद में। ये बात ध्यान रखनी है, खरीदार और उत्पादक के बीच में मध्यस्थता का काम करना। और उत्पादक व्यापारी क्या है, इसमें पहले उत्पादक है फिर बाद में खरीदार है, और इन दोनों के बीच में मध्यस्थता का काम करना इसका कार्य है। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसको गड़बड़ करके आगे पीछे लिखाते हैं पेपर में तो आपका मार्क्स जो है वो कट हो जाएगा। सेकंड आपका पॉइंट क्या है, ये सुनिश्चित करते हैं कि उत्पादन यानी कि जो हमारा प्रोडक्शन है समयबद्धता व खरीदार की आवश्यकता अनुसार हो। यानी कि जो भी हमारा हमने प्रोडक्ट बनाया है उसका टाइम कितना लगा है और जो खरीदार है उसकी आवश्यकता के अनुसार ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से बात क्लियर हुई कि क्रय व्यापारी क्या है और उत्पादक व्यापारी क्या है। उसके बाद अब हम बात करेंगे अपने किसके बारे में, लक्षित बाजार के बारे में। तो लक्षित बाजार के बारे में बात करते हैं अपने, क्या है इसमें देखिए। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपने लक्षित बाजार के बारे में, यानी कि टारगेट मार्केट के बारे में। तो आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ से क्या है, उपभोक्ता की वह श्रेणी जिसमें फैशन व्यापारी अपने उत्पादन को बेचने के लिए लक्षित करता है। यानी कि अब उपभोक्ता की वो श्रेणी जिसमें मतलब कि ग्राहक हो, उसमें क्या होता है, इसको और इजी वे में समझाती हूँ। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपको एक बाजार दिया गया है पूरा का पूरा, जिसमें आपको अपना जो प्रोडक्ट है वो बेचना है। अब बाजार में आपको उपभोक्ता किस प्रकार के मिलते हैं, कई प्रकार के जो उपभोक्ता यानी ग्राहक हैं वो कई प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकारों के होते हैं। किसी को बिल्कुल ही मॉडर्न होती हैं, कोई बिल्कुल ही ऐसे होते हैं बहुत रूढ़िवादी होते हैं, कोई लोग मौसम के तौर से कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, कोई बिना मौसम के पहनना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने में भी टाइम लगेगा, नीचे बात करेंगे। और उससे क्या है, अब इसमें क्या है, जैसे फैशन व्यापारी अपने उत्पादन बेचने के लिए लक्षित करता है। उपभोक्ता की वह श्रेणी कहलाती है ये लक्षित बाजार जिसको जो फैशन व्यापारी है वो उत्पाद बेचने के लिए लक्षित करता है। यानी कि फैशन व्यापार ही तो दुकानदारों को अपना माल देता है और उसके बाद दुकानदार ही तो ग्राहकों को देते हैं, और इससे जो हमारा माल है वो बिकता है। ठीक है, तो उसके लिए लक्षित करते हैं, टारगेट बनाते हैं एक बाजार को। उसके बाद फिर इन्होंने बताया है अपने सेकंड पॉइंट में कि जो लक्षित बाजार है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका विभाजन करके उसको हम समझ सकते हैं, बिना विभाजन के नहीं समझ सकते। तो पहले आपका आता है बाजार का विभाजन। अब इसमें क्या है, एक ऐसी नीति जिसमें बड़े बाजारों को उपभोक्ता की समान आवश्यकताओं के आधार पर उप समूह में बांटा गया है। यानी कि यहाँ पे आपका जो बाजार है, मार्केट्स है, उसको बांट दिया गया है। उसमें एक ऐसी नीति बनाई है जैसे कि जो उपभोक्ता है वो समान आवश्यकताओं के उपभोक्ताओं को एक साइड रखा, और जो अलग है उनको एक साइड, और जो सिमिलर यानी कि जो सिमिलर उपभोक्ता हैं उनको एक एक श्रेणी में बांट दिया गया है। समझ में बात आई है? तो समझते हैं अब इसके आगे। देखिए इसके आगे आपको इस टेबल से समझ में आएगा। आई थिंक यहाँ पे आपको बाजार का विभाजीकरण जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पे हमने 4 प्रकार से इसको बांटा है। पहला आपका क्या है, जनसंख्यीय विभाजीकरण। जनसंख्यीय विभाजीकरण में यानी कि जनसंख्या के अनुसार यह समूहन मुख्य रूप से जनसंख्या, आयु या फिर कॉमन जेंडर, व्यवसाय, शिक्षा और आय पर आधारित है। इसको जनसंख्या के आधार पर इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें जनसंख्या है, साथ ही साथ आयु है, कॉमन जेंडर है और व्यवसाय है, शिक्षा है, इन सभी के आधार पर इसको बांटा गया है। फिर दूसरा आपका क्या है, भूगोलिक यानी कि ज्योग्राफी के तरीके से। भूगोलिक यानी कि मौसम कैसा चल रहा है बेसिकली। यह समूहन मुख्य रूप से नगरों, राज्यों और क्षेत्रों पर आधारित समूह है। यानी कि हर राज्य में अलग अलग मौसम होता है। अब आपका जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें अलग मौसम है, दिल्ली में अलग मौसम है, तमिलनाडु में अलग मौसम है ना, क्योंकि काफ़ी दूर दूर हो गए हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली इसे विभाजित किया गया है कि मौसम के अनुसार कपड़ों का चयन करना उपभोक्ता पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए मार्केटिंग जो है, लक्षित बाजार जो है वो अलग अलग बांट दिए गए हैं। फिर आपका आता है व्यवहारगत यानी कि बिहेवियर के तौर पर कैसे। तो ये है, यह समूहन विशिष्ट उत्पादों या सेवाओं पर लोगों की राय पर आधारित है। यानी कि ये लोगों की राय से मिलता जुलता है, इस पर आधारित है। इसमें उत्पाद व सेवाओं को बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ से बात क्लियर हुई इन तीनों की। फिर बात करते हैं अपने लास्ट मनोवृत्तिक
विभाजीकरण पर। तो मनोवृत्तिक विभाजीकरण पर बात करें तो यह समूहन जीवन शैली जैसे कि सामाजिक गतिविधियां, अभिरुचि, मनोविनोद संबंधी कार्य, आवश्यकता और उपेक्षाओं पर आधारित है। समान जीवन शैली वाले लोग एक लक्षित बाजार बनाते हैं। अब देखिए, आपके आसपास जो भी चीजें चल रही हैं, सामाजिक गतिविधियां हो, किसी लोग का इंटरेस्ट किसी चीज में, ठीक है, किसी का किसी में है, किसी का किसी में है, तो ये सब बट गए ना आपस में। तो जो समान शैली वाले इंसान हैं, यानी कि जिनकी एक जैसी जीवन शैली है, उनको एक लक्षित बाजार में क्या कर दिया गया है, बना दिया गया उनका एक लक्षित बाजार। यहाँ से बात क्लियर है। आई होप आपको यहाँ से चैप्टर क्लियर हुआ होगा। आगे का चैप्टर हम अपने पार्ट नंबर किस में करेंगे, पार्ट नंबर 3 में करेंगे। आपका पार्ट नंबर 2 में यहाँ तक मैंने करा दिया है, उसके बाद आई थिंक छोटा सा ही चैप्टर आपका बचा है। पार्ट नंबर 3 में वो आपका हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से लाइक कर दो भैया, लाइक का जो बटन है उसे प्रेस कर दो। साथ ही साथ क्या करेंगे, शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को अगर आपको वीडियो जो है वो पसंद आई है तो। और साथ ही साथ ऐसे ही होम साइंस की वीडियोस चाहिए तो उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को करना पड़ेगा प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और एक छोटू सा काम और करना है, जो आपका टेलीग्राम ग्रुप होता है उसको ज्वाइन करो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, यूनिक क्लासेस के नाम से है। देखना चाहो तो खुद देख सकते हो, सर्च करके भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में। जब तक के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 में।